होमगार्ड साथियों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड। पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड अगर आप यूपी होमगार्ड की तैयारी करते हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। एग्जामिनर कुछ बेसिक पॉइंट्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो सारा कुछ आपके जीके जीएस पॉलिटी से नहीं आता है, आपको कुछ बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो किस टाइप से आपको हैंडल करना है, कौन से वहाँ पर अधिकारी रहते हैं और किस विभाग को क्या कहते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें आप सभी को याद होनी बहुत आवश्यक हैं। तो आज के सेशन में टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। इससे पहले एक सेशन आपको प्रोवाइड किया था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसको भी आपने देखा है। और आज इस सेशन को देख लीजिएगा, सारे आपके पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये सेशन आपका ज़्यादा लंबा नहीं रहने वाला है, प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ये जरूर कहूँगा कि थोड़ी क्वेश्चंस की लैंग्वेज तो थोड़ा टिपिकल है, डोंट वरी, लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, इतना जरूर गारंटी कहता हूँ। कोई रट्टा नहीं मारना है, प्रत्येक क्वेश्चन बस आपके माइंड में नॉर्मली सेव हो जाना बिल्कुल उचित है कि अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हमारे साथ क्या, मतलब हमें बस इतना याद करना है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, कुछ कुछ बेसिक चीजें और किस विभाग को क्या कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी यूपी पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड कॉमन क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, बने रहिएगा सेशन के एंड तक। टॉप 25 क्वेश्चन है। जो भी साथी लोग हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे हैं, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपने ऑन कर लिया है ये सब और साइड में आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको नहीं प्रेस किया है तो प्रेस करके अपनी अटेंडेंस लगा दीजिएगा और हमारे साथ एंड तक प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर देते हुए चलिएगा। मैं हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर करवाऊंगा और विद एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि मॉडल पुलिस अधिनियम 2006 की धारा 189 में कहा गया कि जिन मार्गों से जुलूस गुजर सकता है उनका निर्धारण डैश रैंक से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: सहायक जिला पुलिस अधीक्षक, सहायक पुलिस उप निरीक्षक या हेड कांस्टेबल। तो यहाँ पर आपको पुलिस उप निरीक्षक को लॉक कर देना है ऑप्शन नंबर सी के साथ। आइए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इस अधिनियम 2006 की धारा 189 के अनुसार जुलूस के मार्ग का निर्धारण पुलिस उप निरीक्षक जिसको एसआई बोलते हैं, इसके नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी इससे नीचे रैंक वाले अधिकारी अयोग्य माने जाते हैं। तो अगर किसी भी मार्ग में जुलूस जैसी घटना है, जुलूस निकलना है, तो उसका निर्धारण कौन करेगा? एसआई के ऊपर जितने पद हैं एसआई को मिला करके, इसके नीचे वाले पद नहीं कर सकते हैं। तो इस क्रम में आपका पुलिस उप निरीक्षक बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका अर्थ क्या है? भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल रहेगी तो एक एक क्वेश्चन आपको समझना होगा। कुछ क्वेश्चंस हैं जो टिपिकल रहेंगे, कुछ आपके इजी भी रहेंगे। कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन में आपको मिलेगा कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन, सेंट्रल बटालियंस फॉर रेडिकल एक्शन, कमांडो बैटल फॉर रिकाइलिंग एक्शन या सेंट्रल बटालियंस फॉर रैपिड एक्शन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन अगर आपने लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। नहीं पता था तो याद कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, कोबरा यानी सीआरपीएफ की एक विशेषता है जिसका नाम है कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन। यह इकाई मुख्य रूप से नक्सल विरोधी अभियानों के लिए गठित की गई है, तो इसलिए कमांडो बटालियंस फॉर रेजोल्यूट एक्शन आपका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाता है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस की टैग लाइन क्या है? आप यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो ये टैग लाइन आपकी है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। कई बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है और आपको ये याद भी होना चाहिए, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं उत्तर प्रदेश की आधिकारिक टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, जिसका अर्थ है कि जनता की सुरक्षा यूपी पुलिस की जिम्मेदारी और उसका दृढ़ संकल्प है। तो इसलिए अगर आपने सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा लॉक किया है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है।
है कि एसएसएफ का पूरा नाम क्या है, उत्तर प्रदेश सोशल सोर्स फोर्स, उत्तर प्रदेश स्लाइड सिक्योरिटी फोर्स, या फिर आपका उत्तर प्रदेश सोशल सिक्योरिटी फोर्स, या उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आपका यूपी एसएसएफ का पूरा नाम होता है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स आपका सही आंसर हो जाता है, यूपी एसएसएफ का पूरा नाम हो जाता है। इसका गठन राज्य में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, औद्योगिक इकाइयों और संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी हैं। यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दिया गया, उनका पूरा नाम दिया गया है। डीजीपी जिसको बोलते हैं पुलिस महानिरीक्षक, पीएसआई पुलिस उप निरीक्षक, एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त, या डीसीपी पुलिस उपायुक्त। तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करना है, डीजीपी, यानी कि डीजीपी ऑप्शन नंबर ए पुलिस महानिरीक्षक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस महानिरीक्षक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में पुलिस महानिरीक्षक जिसको बोलते हैं डीजीपी सबसे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी होते हैं और पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए डीजीपी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए होंगे बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है, राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार, महावीर चक्र, या पद्म श्री परमवीर चक्र। तो यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार बिल्कुल सही करना है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगर डिटेल में आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं भारत में पुलिस कर्मियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार है, साहस और वीरता के लिए दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। यहाँ पर आपको कमिश्नरी के अलावा इसको बताना है छोड़ करके। डीसीपी जिसको बोलते हैं पुलिस उपायुक्त, पीएसआई जिसको बोलते हैं पुलिस सब इंस्पेक्टर, एसपी सहायक पुलिस आयुक्त, या एसपी पुलिस अधीक्षक। तो यहाँ पर एसपी बिल्कुल सही हो जाता है, आपका पुलिस अधीक्षक राइट आंसर हो जाएगा। ये सर्वोच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली को छोड़कर प्रत्येक जिले में पुलिस अधीक्षक एसपी ही जिले के सर्वोच्च रैंक वाले पुलिस अधिकारी होते हैं और पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था और उनके अधीन होती है, यानी पूरे जिले की पुलिस व्यवस्था इनके अधीन होती है। इस क्रम में एसपी पुलिस अधीक्षक बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नंबर क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश में ओमेन पावर लाइन डब्ल्यूपीएल के लिए संपर्क नंबर क्या है, यानी 1044, 105, 114, 1090। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए 1090 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ओमेन हेल्पलाइन नंबर होता है। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश में ओमेन पावर लाइन डब्ल्यूपीएल महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1090। आप सभी को पता होना चाहिए, लड़कियां अक्सर याद रखें 1090 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन कह रहा प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। अगर मंडलों की बात की जाए 20, 18, 24 या 14, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 18 को लॉक करना है। टोटल आपके प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। इनको अगर मैं थोड़ा डिटेल से बताऊं, उत्तर प्रदेश राज्य में प्रशासनिक सुविधाओं और शासन सुविधा के लिए 18 मंडल यानी डिवीजन बनाए गए हैं। प्रत्येक मंडल में कई जिले सम्मिलित होते हैं और ये राज्य प्रशासन को संगठित तरीके से चलाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 18 बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत, श्री राम नरेश यादव, श्री चंद्र भानुगुप्त, या डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का हो जाता है। पंडित गोविंद बल्लभ पंत अगर आपने लॉक किया है सही आंसर हो जाता है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश यानी पहले उत्तर प्रदेश, इसको प्रांत उत्तर प्रांत कहा जाता था, संयुक्त प्रांत आप सभी लोग जानते हैं यूनाइटेड प्रोविंस। फिर यूपी के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद
वल्लभ पंत बने। उन्होंने 1950 से 1960 तक इस पद पर कार्य किया और राज्य प्रशासन को संगठित किया, इसलिए आपका राइट आंसर पंडित गोविंद वल्लभ पंत बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कह रहा भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको HW के लिए दूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अपनी भी मेहनत करिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर इतना है। मोस्टली मैं आपको बता दूं ऑप्शंस में से कोई नहीं है, आपको दो ऑप्शंस में से छांट के देना है। ये क्वेश्चन कह रहा उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राजस्व कोड, अब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए, ऐसे ही लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपका स्थापित हुआ था 2012 में। 2012 को जो भी स्टूडेंट लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड यानी यूपी रेवेन्यू कोड को 2012 में लागू किया गया था। इसका उद्देश्य राजस्व प्रशासन और भूमि संबंधी मामलों को सुव्यवस्थित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी 2012 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर हम आपको बताएं स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी या पहली राज्यपाल कौन बनी थी? महिला थी या व्यक्ति थे? बताओ कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग। श्री विश्वनाथ दाम या श्रीमती सरोजनी नायडू, न्यायमूर्ति श्री बीबी मलिक या श्री अकबर अली खान? तो यहाँ पर आपको श्रीमती सरोजनी नायडू ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपको ये लॉक करते हुए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेना है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश यानी तब उत्तर प्रदेश प्रांत हुआ करता था कि पहली पहली राज्यपाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश प्रांत की पहली राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। उन्हें भारत की रात वाली बुलबुल भी कहा जाता है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना कि भारत की रात वाली बुलबुल किनको कहा जाता है? श्रीमती सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? अगर विकास खंड की बात करें तो 822, 922 या फिर 1022 या 722। तो 822 आपको चूज कर लेना है। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल आपके 822 क्या हैं? विकास खंड हैं। अगर मैं बताऊं उत्तर प्रदेश में 822 विकास खंड हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक्स जिनको बोलते हो, ये प्रशासनिक और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए क्रियान्वयन के लिए बनाए गए हैं, तो इसलिए आपको 822 नंबर याद कर लेना है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और क्वेश्चन देखिए, कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्रोवाइटा का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ा क्वेश्चन की टिपिकल है, समझ सकते हैं। निजी आवश्यकता सार्वजनिक आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण, निजी आवश्यकता विचार के लिए जाने के लिए अनिवार्य नहीं है। सार्वजनिक आवश्यकता कामा निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण, सार्वजनिक और निजी आवश्यकता दोनों को समान माना जाना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होते जा रहे हैं तो समझ लीजिए आपका एग्जाम 100% क्लियर आउट है, क्योंकि एग्जाम में आपसे सेम जैसे क्वेश्चन दिया गया है इसी हिसाब से ऐसे ही लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इस लेवल की तैयारी करें हैं तो समझ लीजिए हाँ हम आपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है कि कानूनी सुक्ति नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्रोवाइटा का अर्थ यही है कि सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम लोग बात करें इसके थोड़ा डिटेल से तो आप समझ सकते हैं, नेसेसिटास पब्लिका मेजर एस्ट काम प्रोवाइटा एक कानूनी सुक्ति है जिसका अर्थ है कि सार्वजनिक हित यानी पब्लिक नेसेसिटी निजी हित प्राइवेट इंटरेस्ट से हमेशा अधिक महत्वपूर्ण होता है। यह सिद्धांत सार्वजनिक सुरक्षा और कल्याण के लिए कानून में लागू किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो कह रहा पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज FIR का पूर्ण रूप क्या है? लोग जानते हैं FIR जैसे कोई घटना हो गई तो किसी व्यक्ति के द्वारा किसी के ऊपर FIR करवाया जाता है, तो FIR का पूर्ण रूप क्या होता है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? FIR। ये कहाँ पर दिया गया है?
फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट जी नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एफआईआर का फुल फॉर्म होता है। आपको अगर बताऊं, एफआईआर वह लिखित दस्तावेज है जिसे पुलिस किसी अपराध की जानकारी मिलने पर पहली बार दर्ज करती है या अपराध की प्रारंभिक जांच शुरू करने का आधार होता है। इसलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको पता होना चाहिए कि ये एफआईआर का फुल फॉर्म होता है। अब आप लोग भाई तैयारी कर रहे हो, ये बेसिक क्वेश्चन अगर नहीं पता है तो कैसे बनेगा। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी डैश होता है। भैया बताओ कौन अधिकारी होता है। जिला परिषद के मुख्य लेखाधिकारी, राजस्व विभागीय अधिकारी, जिला कलेक्टर या तहसीलदार। तो यहाँ पर आपका जिला कलेक्टर बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। किसी जिले में भूमि और राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। वे राजस्व संग्रह, भूमि रिकॉर्ड और प्रशासनिक मामलों की देखरेख कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तालुका स्तर पर उनके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तहसीलदार, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, उप पंजीयक। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को ही लॉक करना है। उप पंजीयक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तालुका स्तर पर पंजीकृत दस्तावेजों की प्रतियां रखने और रिकॉर्ड बनाए रखने का कार्य उप पंजीयक करता है। यह भूमि और संपत्ति लेन देन के वैधानिक सत्यापन प्रक्रिया का एक हिस्सा है। इसलिए आपको राइट आंसर उप पंजीयक बिल्कुल सही आंसर कर देना है। ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मत समझिएगा कि ये सर क्वेश्चन कैसे करवा रहे हो, ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तहसीलदार के पास डैश की शक्तियां होती हैं। पास डैश कर लेना की शक्तियां होती हैं, ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए। संबंधित गांव की अंडगल पहनी प्रस्तियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें अंडगल या पहनी के अनुसार उगाई गई हैं, अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेम इसी लैंग्वेज से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे, इतना ध्यान करते हुए चलना। तो अगर इनके अनुसार मैं बात करूं तो ए बी सी आपके तीनों बिल्कुल सही हैं। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए, सभी के साथ जाना चाहिए। अगर मैं आपको समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि तहसीलदार के पास भूमि और राजस्व प्रशासन से जुड़े व्यापक अधिकार होते हैं, जैसे गांव की अंडगल पहानी प्रस्तियों को सत्यापित करना और जांचना, स्थानीय तौर पर यह देखना कि फसलें अंडगल या पहानी के अनुसार उगाई गई हैं, अनधिकृत ये आपके जो ऑप्शन में दिए गए थे वैसे आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल आपको कर लेना है। ये थोड़ा टाइपिंग एरर हुई है, डोंट वरी, इसको कट कर देना। या लाल बहादुर शास्त्री या जेबी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। तो आपको यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल कर देना है। सॉरी, यहाँ पर सुरदार हुआ तो इसको सरदार कर लीजिएगा, ठीक। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, ये सुरदार हो गया, इसको काट दीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं के जनक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र भारत में आईएएस और अन्य केंद्रीय सेवाओं के संगठन और एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वोत्तम सुरक्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा है सर्वोत्तम सुरक्षा है। सीमा सुरक्षा बल, सिख लाइट इन्फेंट्री या भारतीय वायुसेना या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो यहाँ पर आपको राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करना है। अगर मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का नारा है सर्वोत्तम सुरक्षा। यह विशेष बल आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी और उच्च जोखिम वाले अभियानों के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एनएसजी जिसको बोलते हो राष्ट्रीय सुरक्षा। बिल्कुल आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए 1966, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कि भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित की गई थी। तो अगर ये बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 1966 बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। अगर आप लोग समझना चाहें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि भारतीय वन सेवा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस को 1966 में स्थापित किया गया था। यह तीसरी अखिल भारतीय सेवा है।
IAS और IPS के बाद और इसका उद्देश्य वन संरक्षण और पर्यावरण प्रबंधन करना, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, निम्न में से किसे या किन्हें क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता है? कर्मचारी चयन आयोग या केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, केंद्रीय जांच ब्यूरो या पी, क्यू और आर में से कोई नहीं। ये आपको राइट ऑप्शन देखे होंगे और इसमें से आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है क्यू और आर। क्या हो जाएगा भैया? क्यू और आर। क्यू में दिया गया है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, आर में दिया गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो इसलिए राइट आंसर आपको क्या करना है, ये दोनों हैं, तो क्यू और आर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आप सभी का। यहाँ पर आप लोग डिटेल से समझ सकते हो कि कर्मचारी चयन आयोग, जो कर्मचारी चयन आयोग होता है जिसको हम लोग PSC/SSC कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग DOPT द्वारा नियंत्रित पार्क्षेपित होता है, कि केंद्रीय सत्कर्ता आयोग जिसको बोलते हैं सेंट्रल वायलेंस कमीशन और केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको बोलते हैं CBI यानी DOPT द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाते हैं। इसलिए आपका विकल्प ऑप्शन नंबर जो दिया गया था क्यू और आर यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारत सरकार में शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक कौन है? खुफिया ब्यूरो के निदेशक, नियंत्रक एवं महालेखिका परीक्षक या फिर कैबिनेट सचिव, अटॉर्नी जनरल। तो कैबिनेट सचिव ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करने वाले प्रत्येक स्टूडेंट का राइट आंसर कहलाता है। अगर मैं आपको इसको डिटेल से समझाऊं तो कैबिनेट सचिव भारत सरकार का शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होता है। वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है, मंत्रालयों और विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट सचिव आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का एक शीर्षस्थ कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ लोक सेवक होता है। वह प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करता है और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच में समन्वय सुनिश्चित करता है। इसलिए राइट आंसर अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाइए। कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या प्रमुख सचिव। तो उच्चतम से निम्नतम के पद पर आपको लगाना है कैबिनेट सचिव दिया गया है। 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित को उच्चतम से निम्नतम पद के क्रम में लगाइए, यानी कि जो सबसे ऊंचे है उसको सबसे नीचे और नीचे को सबसे ऊपर। तो कैबिनेट सचिव, कलेक्टर, संभागीय आयुक्त या प्रमुख सचिव। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए बताओ। एक आपको क्रम बनाना है, तो ए आपका कैबिनेट सचिव आ जाएगा, फिर आपका क्या डी प्रमुख सचिव आ जाएगा, देन आफ्टर आपका कलेक्टर, फिर आपका संभागीय आयुक्त आ जाएगा। यानी सी आपका बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया तो बिल्कुल सही आंसर आप सभी का हो जाता है। तो इस क्रम में ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी? मैं मानता हूँ क्वेश्चन थोड़ा कठिन थे, लैंग्वेज भी कठिन थी, बट आपने समझने की पूरी कोशिश की होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए और आप लोग इन क्वेश्चंस को अपने शार्प माइंड में ऐसे याद करने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा जोर भी देने की नहीं ज़रूरत है, बस आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग उस विभाग की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा आपको उसकी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास, हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जो भी स्टूडेंट हमसे न्यू कनेक्ट हो रहे थे, आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम आपको चैनल के नाम से ही मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।